नमस्कार दोस्तों। हमास और इजराइल के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो अब बिल्कुल खत्म होने की वर्ज पर आ चुका है। ऑलमोस्ट हो सकता है प्रोबेबली एक दो दिन के अंदर में इन दोनों पार्टीज के बीच में सीज फायर जो अग्रीमेंट है वो साइन हो जाए, क्योंकि सीज फायर टॉक्स जो हैं जो कि एक समय के बाद बिल्कुल बंद हो चुकी थी, वो एक ऐसे थ्रेशोल्ड पर आ चुकी थी जहां पर आगे कोई बात ही नहीं हो सकती, बिकॉज दोनों पार्टीज जो है वो अपनी एक दूसरे की शर्तों के लिए रेडी ही नहीं हो रहे थे। बिकॉज इजराइल एक तरफ वो मानने को तैयार नहीं था कि हमें हमास को ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी या हमास अभी भी एग्जिस्ट करेगा इतना कुछ के बाद भी। दूसरी तरफ हमास बिल्कुल भी रेडी नहीं था कि इजराइल जो है वो उनके हॉस्टेजेस को नहीं छोड़ेगा, उनके ऊपर केस चलाएगा। और इजराइल बार बार ये कह रहा था कि हम केस चलाएंगे हमास के जो मिलिटेंट्स को पकड़ा है उनके ऊपर। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं इन दोनों पार्टीज़ के बीच में अग्रीमेंट हो ही नहीं पा रहा था। तो जितनी भी कोशिश कर रही थी इंटरनेशनल कम्युनिटीज़, इजिप्ट, कतर, ये सारी चीज़ें जो है वो पॉसिबल नहीं हो पा रही थी। बट अभी इन दोनों पार्टीज को ये समझ में आ चुका है कि अब इस वॉर को और ज़्यादा परस्यू करने में कुछ भी नहीं रखा है। और इसीलिए अप्रैल में हमने देखा है एकदम से शिफ्ट देखा है दोनों पार्टीज के बीच में कि दोनों पार्टीज अब इस पूरे सीज फायर अग्रीमेंट को वापस से परस्यू करना चाहती हैं। और इसीलिए ये दोनों जो है एक अग्रीमेंट के लिए तैयार हो चुके हैं और इजिप्ट में एक डेलीगेशन मिलने वाला है इन दोनों पार्टीज का। देखो ये पूरा मामला हुआ क्या है एक्चुअल में, कि आपको पता है कि क्या हुआ कि यहाँ पर एक पूरे कॉन्फ्लिक्ट को देखोगे ना जब आप, तो यहाँ पर आपको एक फेलियर दिखाई देगा। हमास का भी फेलियर है, इजराइल का भी फेलियर है, और ये दोनों पार्टीज जो हैं अब इस पूरे वॉर को परस्यू ही नहीं कर सकती। इजराइल में अगर आप देखो एक तरफ तो वहाँ पर ज़बरदस्त इकोनॉमिक लॉस हुए हैं, प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा राइज हुआ है। दूसरी तरफ आप देखो कि वहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा, इकोनॉमिक्स से ज़्यादा पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स जो है वो इजराइल के अंदर में काफ़ी ज़्यादा गहरा चुकी हैं। और अब बाय दिस टाइम पीएम बेंजामिन नेतन्याहू नोज अबाउट दिस, और इसीलिए वो इस पूरे सीज फायर टॉक्स को परस्यू कर रहे हैं। दूसरी तरफ सबसे ज़्यादा लॉस इसमें हुआ है हमास का, क्योंकि आप देखिए ये पूरा मामला, तो इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हुआ? सिविलियंस का एट लास्ट नुकसान हुआ। जो लोग गाज़ा स्ट्रिप में रह रहे थे उन्होंने अपना मकान लूज़ कर दिया, उन्होंने अपना जगह लूज़ कर दी, उनको डिस्प्लेस होना पड़ा, उनके बच्चे की डेथ हुई, उनके नॉन पीपल्स की डेथ हुई। तो एट लास्ट आप देखो तो सिविलियंस का इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। और सिविलियंस की जिम्मेदारी किसकी थी? सिविलियंस ने चूज़ किसको किया था? अथॉरिटी हमास को चूज़ किया था, हमास रूल कर रहा था वहाँ पर। तो ये हमास का एक फेलियर माना जा रहा है। एक तरफ आप अपनी इमेज ऐसी बनाना चाहते हो कि हम जो है वो एक सरकार की तरह काम करते हैं, हमारे पास डिप्लोमेसी है, हमारे पास फॉरेन पॉलिसी है, हम अपने रिलेशंस बना करके सरकार की तरफ काम करना चाहते हैं। और दूसरी तरफ एकदम से आप इजराइल के ऊपर अटैक कर देते हो, तो वो एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरह आपने काम किया। तो ये हमास का एक बहुत बड़ा फेलियर है। तो ना अब हमास इस पूरे वॉर को परस्यू करना चाहता है, ना इजराइल इस पूरे वॉर को परस्यू करना चाहता है। और इसीलिए इन दोनों पार्टीज ने, खास तौर से हमास ने अग्री किया है। देखो अभी कुछ दिनों पहले क्या हुआ कि हमास को इजराइल ने एक सीज फायर एग्रीमेंट का ट्रूस भेजा था कि भाई ये हमारे टर्म्स हैं, आप अपने टर्म्स बता दीजिए, बातचीत कर लेते हैं। तो हमास ने उस पूरे टर्म को माइन्यूटली स्टडी किया और उसके बाद हमास का एक पूरा डेलीगेशन जो है वो रेडी हो चुका है इजिप्ट में विजिट करने के लिए। और इजिप्ट में विजिट करके वो जो अपने टर्म्स हैं उनका रिप्लाई देंगे और इजराइल का जो पीस सीज फायर एग्रीमेंट था उस पर रिप्लाई देंगे। और मोस्ट प्रोबेबली जितने भी जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स इस पूरे मामले को देख रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि हो सकता है कि सीज फायर एग्रीमेंट इन दोनों पार्टीज में साइन हो जाए। नाउ हियर इजिप्ट और कतर, इन दोनों कंट्रीज ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है पूरे मिडिल ईस्ट के इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर में, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट दिस। अब देखो अभी तक क्या हो रहा था कि इसमें पूरी तरीके से फेलियर किसका है? हमास का फेलियर था। दूसरी तरफ चलो हमास तो एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यू कैन से ईरान का फेलियर था ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मिडिल ईस्ट रिलेशंस। दूसरी तरफ इसमें इजराइल का फेलियर पूरी तरीके से देखा गया, यूएस का फेलियर पूरी तरीके से देखा जाए। और जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थे, जो सो कॉल्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थे, जो अभी तक ये क्लेम कर रहे थे, जिनको बनाया ही गया था, जिनका ऑब्जेक्टिव ही ये था कि ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आएगी, वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, 2 हुआ, उसके बाद ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस बने, तो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आएगी, कुछ भी होगा, तो ये ऑर्गेनाइजेशंस विल स्टेप इन और दोनों पार्टीज में बात करा करके किसी भी मेजर कॉन्फ्लिक्ट को रोक देंगे। बट यहाँ पर पूरी तरीके से यूएन का फेलियर देखा गया। और उसके बाद जो काम इवेंचुअली यूएन को करना चाहिए था वो काम इजिप्ट और कतर जैसी कंट्रीज ने किया। और इन कंट्रीज ने क्यों किया, इनका क्या फायदा है इसमें? देखो ये कंट्रीज में अगर आप कतर की बात करो तो यहाँ पर आप देखो कि किस तरीके से कतर को प्रेशराइज किया यूएस ने पूरे टाइम, लेकिन फिर भी कतर ने इस पूरे सीज फायर टॉक्स में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। देखो हुआ क्या एक्चुअल में, कतर के अंदर में हमास का एक पूरा हेडक्वार्टर है जहां पर हमास का पूरा स्टैब्लिश्ड बेस है एक तरीके से आप कतर के अंदर में। दूसरी तरफ कतर इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ यूएस ऑल्सो। सो नाउ अब यूएसए ने क्या किया कि कतर की बात जो है वो लगातार हमास से भी चल रही थी, कतर की बात लगातार इजराइल से भी चल रही थी। अब यूएस को प्रॉब्लम यहीं से होने लगी कि कतर क्यों आखिर हमास से बात कर रहा है। बट एक्चुअल में आप देखिए कि
इसीलिए ऐसा बयान आया था यूएस का कि कतर के साथ जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं उनको दोबारा से रीथिंक करना पड़ेगा। तो ये क्या करने की कोशिश कर रहा था यूएस? कोशिश ये कर रहा था यूएस कि हम कतर को प्रेशराइज करें ताकि वो इस पूरे मामले से साइड हो जाए। तो एक्चुअल में कतर ने उन सारी चीज़ों के बाद भी, उन सारे प्रेशर्स के बाद भी इस पूरे मामले में सीज फायर तक इस पूरे मामले को लेकर के गया है। कतर एंड इजिप्ट, बोथ दी कंट्रीज हैव प्लेड अ वेरी गुड रोल इन दिस। अब अगर आप इस पूरे मामले में देखो तो हमास का ये कहना है कि जो इजराइल ने उनको सीज फायर एग्रीमेंट भेजा है, दे आर रेडी टू एक्सेप्ट दैट एग्रीमेंट। मतलब उन्होंने अपनी इनिशियल जो रिप्लाई दिया उसमें यह कहा है कि उनको उसमें से कोई भी मेजर इशू नहीं है। जो छोटे मोटे इशू होंगे वो तो रिजॉल्व किए जा सकते हैं, पर मेजर किसी टर्म से कोई ऐसा इशू नहीं है टिल देन कि अगर कोई नया इजराइल ऑब्स्टेकल खड़ा नहीं कर देता है। क्योंकि हमने देखा कि कई बार सीज फायर एग्रीमेंट्स के बिल्कुल एकदम साइन होने वाला था, लेकिन तब तक कुछ ना कुछ घटनाएं हो जाती हैं। जैसे ईरान की एम्बेसी पे जो अटैक हुआ था ना, वो बहुत ही सरप्राइज अटैक था, क्योंकि उसके पहले तक सीज फायर की टॉक्स बिल्कुल बहुत फुल फ्लेजेडली चल रही थी। बल्कि हमास ज़्यादा रेडी था सीज फायर पर साइन करने के लिए, बिकॉज हमास का एंड आ चुका था। उसको समझ में आ चुका था कि हम पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे, जो हम एक सरकार की तरह यहाँ पर काम कर रहे हैं वो अब काम और नहीं कर पाएंगे। लेकिन तब तक ही इजराइल ने, आई डोंट नो वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो क्या उसके पीछे का उनका लॉजिक था, लेकिन उन्होंने ईरान की एम्बेसी पर अटैक कर दिया। और उसके बाद देखा हमने कि पूरा रिटेलिएशन शुरू हो गया और पूरे सिंबॉलिक अटैक्स एक दूसरी कंट्री पर शुरू हो गए। जॉर्डन बीच में आ जाता है। तो ये सारी चीज़ों के बाद पूरा कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा खराब हो गया। लेकिन अब फिर से सीज फायर टॉक्स शुरू हुए हैं, दोनों पार्टीज की मर्जी से शुरू हुए हैं। और इवन हमास कह भी रहा है कि हमें कोई मेजर इशू है भी नहीं इस पूरे सीज फायर एग्रीमेंट से, अगर इजराइल कुछ नहीं करता है। और देखो, आप समझ लो कि इजराइल उस पोजीशन में भी नहीं है कि वो कुछ करे, क्योंकि पूरी तरीके से इसमें देखो कि इजराइल के ऊपर से जो यूएस का सपोर्ट था वो हट चुका है एकदम से। क्यों यूएस का सपोर्ट हट गया? बिकॉज यूएस को अपना लॉस काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर दिखने लगा है, और इसी वजह से यूएसए अब कोशिश ये कर रहा है कि हम एड्स एंड एडवाइसेस देंगे, बट अगर कोई कंट्री नहीं मानती तो हम उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे पूरी तरीके से डायरेक्टली, बिकॉज उससे हमारा नुकसान है। और उसके बाद इजराइल को ये बात समझ में आ चुकी है कि अगर यूएस इस पूरे मामले को परस्यू नहीं करेगा तो बहुत सारी कंट्रीज इस पूरे मामले को परस्यू नहीं करेंगी। तो इजराइल एकदम अकेला अलग थलग ना पड़ जाए पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर में, और उसकी जो जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है वो खत्म ना हो, इसीलिए जरूरी है कि सीज फायर एग्रीमेंट पर साइन किया जाए। तो अब इस वीडियो में आगे जाने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से। दैट अनअकैडमी टीम ने अपना कल यूपीएससी सीएससी का बिगेस्ट एवर इवेंट किया था। आई होप आप लोग भी उस इवेंट में जुड़े होंगे, जिसका नाम था मंजिल 2024। तो उस इवेंट में हमने अपने यूपीएससी सीएससी की जो कोर्स फीस है, जो कि 75,000 हुई थी, 75,000 हुआ करती थी, उसको ड्रॉप करके 24,999 कर दिया गया है। मतलब इतने प्राइस में आपको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन विथ अनअकैडमी टीम मिलेगा। तो आप इस कोर्स को अगर सब्सक्राइब करना चाहते हो तो आप सीधा हमारे लिंक दिया हुआ है हमने वेबसाइट का, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पर क्लिक करिए, वहां पर पहुंचिए और जो डिस्काउंट कोड का ऑप्शन आएगा वहां पर आप मंजिल 24 टाइप कर दीजिएगा, तो आपको डिस्काउंटेड प्राइस शो होने लगेगा, फिर आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। नाउ लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक। अब इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर में आप देखोगे कि इसमें नुकसान क्या हुआ। अगर तो नुकसान अगर देखा जाए तो इसमें टोटल 1200 के करीब जो ये रिपोर्टेड डेथ्स हैं, ये रिपोर्टेड डेथ्स ऑब्वियसली ये कम होंगी और ज़्यादा हो सकती हैं, क्योंकि नंबर जो है वो हर गवर्नमेंट कम देती है। तो रिपोर्टेड डेथ जो है वो इजराइल की कम से कम 1200 सिविलियंस जो थे उनकी इसमें डेथ हुई, और सोल्जर्स की भी डेथ हुई है, जिसका कोई टोल अभी तक इन्होंने दिया नहीं ऑफिशियल। और दूसरी तरफ अगर पैलेस्टीनियंस की बात देखी जाए तो पैलेस्टीनियंस की यहाँ पर रिपोर्टेड डेथ 34,000 है। एंड आई थिंक कि इससे बहुत बड़ा नंबर होगा, इससे काफ़ी बड़ा नंबर इसलिए होगा क्योंकि ये जो नंबर है सप्रेस करके यूएस की कम्युनिटीज़ जो हैं वो देती हैं। तो ये जो नंबर है वो काफ़ी सप्रेस किया होगा, बिकॉज हर अटैक में ऐसा रिपोर्टेड था कि 1000 से 1200 जो सिविलियंस हैं उनकी कैजुअलिटीज़ हो रही हैं। कई जगह पर एक बार उन्होंने एम्बेसी पर अटैक किया तो वहाँ पे 500 सिविलियंस की डेथ हुई एकदम से। उन्होंने हॉस्पिटल पर कई बार अटैक किया तो वहाँ पर कई सारे सिविलियंस की मारे गए। तो इसलिए कहा यह जा रहा है कि 34,000 नंबर कम है, ये नंबर और ज़्यादा हो सकता है। सो ये इतना लॉस क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द वेस्टर्न ऑल द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ हमास एंड बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ इजराइल। नाउ जो ये अभी हॉस्टेज का रिलीज होगा ये पहले भी नवंबर के टाइम पर हो चुका है, तो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि इस बार फाइनल रिलीज हो जाए दोनों तरफ के हॉस्टेजेस का। उस समय पर क्या हुआ था कि 80 इजरायली हॉस्टेज जो थे वो एक्सचेंज किए गए थे 240 पैलेस्टीनियंस की बदौलत। और यहाँ पर इस पूरे मामले में अभी पैलेस्टीन ने एक वीडियो भी मतलब पैलेस्टीन में जो हमास है जो काम कर रहा है उसने एक वीडियो वायरल किया है, रिलीज किया है कि जितने भी हॉस्टेजेस उन्होंने पकड़े वो सब सही हालात में है। तो जो वीडियो था ये एक सिग्नेटरी वीडियो है ना, कि हम जो है सारे सिविलियंस जो हमारे पास हैं वो सही सलामत हैं और हम बिल्कुल तैयार हैं किसी सीज फायर एग्रीमेंट के लिए और हॉस्टेज के एक्सचेंज के लिए। तो पहले क्या था कि इजराइल बिल्कुल रेडी नहीं था हॉस्टेज के एक्सचेंज के लिए, बट अब
शॉकिंगली इजराइल इज वेरी मच रेडी फॉर द हॉस्टेज एक्सचेंज और इस पूरे मामले में सीज फायर एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए। और इजराइल से ज़्यादा हमास रेडी है, बिकॉज हमास को ऐसा लगता है कि अब अगर इजराइल घुसा तो इजराइल कहां पर अटैक करेगा, इजराइल इस वाले एरिया में अटैक करेगा। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, जो राफा का एरिया है, जो राफा क्रॉसिंग है उसके आसपास का एरिया, और यहीं पर कम से कम 1 मिलियन से भी ज़्यादा जो पैलेस्टीनियंस हैं, सिविलियंस हैं, वो यहाँ पर शरण लिए हुए हैं, वो यहाँ पर। तो पहली चीज़ तो या तो ये लोग डिस्प्लेस होंगे, और डिस्प्लेस भी होंगे उससे पहले तो यहाँ पर कई सारे सिविलियंस की डेथ भी होगी, जो कि सबसे ज़्यादा कैटास्ट्रॉफिक लॉस होगा इस पूरे मामले के अंदर में, क्योंकि अभी तक किसी ऐसी जगह पर सीधा सीधा अटैक नहीं किया गया है जहाँ पर बड़ी मात्रा में सिविलियंस प्रेजेंट है। सिविलियंस को वहाँ से डिस्प्लेस किया गया है और फिर ये सारी चीज़ें की गई हैं। लेकिन अगर राफा पे इजराइल जाता है और राफा के अंदर अपनी फोर्सेस को भेजता है तो वहाँ पर बहुत सारे सिविलियंस हैं, उतना कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, तो इसीलिए कई सारे सिविलियंस की वहाँ पर डेथ होगी। अब इस पूरे मामले में हमास का जो फेलियर है, उसके बाद हमास शायद जो अपनी रेलेवेंस है उसको लूज कर दे पैलेस्टीन के अंदर में, और जो ऑफिशियली वहाँ पर इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के, महमूद अब्बास, तो स्क्रीन पर आपको जो फोटो दिख रही है ये महमूद अब्बास हैं। एक्चुअल में जो इलेक्शंस हुए थे उस पूरे इलेक्शन के अंदर में महमूद अब्बास को वहाँ का प्रेसिडेंट चूज किया गया था। तो हो सकता है कि महमूद अब्बास का जो रेलेवेंस है वो अब पूरे जियोपॉलिटिक्स में या पैलेस्टीन की जियोपॉलिटिक्स में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि हमास का डिमाइस होना शुरू होगा और कहीं ना कहीं पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का फिर से अपहीवल होगा, बिकॉज दिस होल कॉन्फ्लिक्ट इज बीन टेकिंग एज कि हमास ने यहाँ पर पूरी तरीके से अपना रेलेवेंस लूज कर दिया, बिकॉज लॉस जो है वो एक्चुअल में सिविलियंस का हुआ है। और सिविलियंस जिम्मेदार किसको मानते हैं? हमास को मानते हैं, बिकॉज इवेंचुअली उन्होंने इस पूरी चीज़ को फेल कर दिया। अगर वहाँ पर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी होती, देखो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने हमेशा से इस पूरे मामले को पीसफुली परस्यू करने की कोशिश करी है, तो वो शुरू से ही पीसफुली करने की कोशिश करी है, बट हमास हमेशा से रेडिकली इस पूरे मामले को परस्यू करने की कोशिश करता था, और वहीं से ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा गहरा हो गया। और पहला जो अटैक किया हमास ने 1100-1200 सिविलियंस जिसमें मारे गए, तो वहाँ से पूरा एक इजराइल को मौका मिला इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को ग्लोबल लेवल पर ले जाने का और एकदम से वाइप आउट करने का गाजा स्ट्रिप से। तो अब इजराइल को भी समझ में आ गया कि कोई फ़ायदा नहीं है, वो ये वाइप आउट होने वाला है नहीं। ईरान जैसी कंट्रीज़ जो हैं वो पीछे से खड़ी हैं, विच आर वेरी स्ट्रॉन्ग। अब बाय नाउ इजराइल नोस कि ईरान कितना स्ट्रॉन्ग है, उसके पास कितनी सारी मिलिशियाज हैं, वो कितना कुछ करवा सकता है पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर में। आप इराक देखो, आप सीरिया देखो, आप लेबनान देखो, फिर आप हमास को तो देख ही रहे हो, तो इतनी सारी मिलिशियाज, फिर यमन को देखो, तो इतनी सारी मिलिशियाज के बाद ईरान जो है बहुत पावरफुल कंट्री, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते मिडिल ईस्ट के अंदर में, बिल्कुल भी ना आप उसको रोक सकते हो मिडिल ईस्ट में। तो ये बात अब इजराइल को बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है। तो आई होप आपको ये पूरा मामला समझ में आ गया है। द वॉर हैज एंडेड नाउ, इट इज़ वेरी गुड फॉर ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू, एंड बहुत जल्दी ये सीज फायर टॉक्स पर साइन भी हो जाएगा। जो टॉक्स हैं वो इजिप्ट के अंदर में होने वाली हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।